हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं आजकल दैट एवरीबडी इज चेजिंग अटेंशन, कुछ सेकंड की अटेंशन के लिए वी आर ऑल क्रेविंग इट, राइट? बट देयर इज वन पर्सन इन दिस रूम टुनाइट हु डजंट चेज इट, ही अर्न्स इट एवरी सिंगल टाइम, राइट? I can see the applause is already going up. From Lagan to Three Idiots, Dangal to Tare Zameen Par. He doesn't just tell stories. Well, this is the impact of our next speaker. He builds worlds जिसमें हम सभी immerse हो जाते हैं. They are stories that move us, challenge us, and they stay with us long after the credits roll. So give it up for the one and the only Aamir Khan. One of the finest storytellers our country has ever seen. Welcome back to the ABP Network, Aamir. It's brilliant to have you back, and as always, we look forward to Chitra leading the conversation. एक बार फिर से एबीपी न्यूज पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है और परिचय देने की जरूरत नहीं है, जोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाएं। जितने लोग हैं उसके हिसाब से आवाज नहीं आ रही है। पीछे वाले जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं, कभी तारे जमीन पर आते हैं, कभी सितारे जमीन पर आते हैं, मगर इस वक्त जो शख्सियत एबीपी नेटवर्क के इस मंच पर जुड़े हुए हैं, आप फिल्मी जगत के ध्रुव तारा हैं, जिसकी चमक हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आमिर खान आपका एबीपी न्यूज के इस मंच पर। कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आपका जन्मदिन है आज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। सितारे जमीन पर आ रही है, उसका पोस्टर आ चुका है। 10 नए चेहरों के बीच में आमिर खान दिखाई दे रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पहले तारे जमीन पर हमने देखा जिसमें दर्शल को आपने लॉन्च किया था, अब 10 नए चेहरों को आप लेकर आ रहे हैं। कितना बड़ा रिस्क, और 20 तारीख को यह फिल्म रिलीज होने जा रही है, 20 जून को। दरअसल ये फिल्म मेरे लिए तारे जमीन पर का सीक्वल है। हालांकि सीक्वल में नॉर्मली कैरेक्टर्स दोहराए जाते हैं, लेकिन इसमें किरदार अलग होंगे। लेकिन थीम जो है फिल्म का, जो इंक्लूजन का थीम है, वो हम आगे ले जा रहे हैं। बल्कि मैं कहूँगा सितारे ज़मीं पर शायद इसी थीम पर 10 कदम आगे जाती है। और ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो हमें हंसाती है। तारे ज़मीं पर हमको रुलाती थी, लेकिन ये हमको हंसाती है। लेकिन हंसाने के साथ साथ ये हमको एक एहसास भी दिलाती है कि हम सब के जज्बात वही हैं। और बहुत ही खूबसूरत कहानी है, और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है कि जब जैसे लोग देखें। आई एम वेरी कीन फॉर एवरीवन टू वॉच द फिल्म। जी, आपने कहा कि तारे जमीन के आगे की ये कहानी है, लेकिन वो रुलाएगी, ये हंसाएगी। क्या ये कॉमेडी फिल्म है? इसमें आमिर खान का रोल क्या है, उसके बारे में क्या जानते हैं? दरअसल हाँ जी, कॉमेडी इज द मेन व्हीकल ऑफ दिस फिल्म। और हंसते हंसाते हम आपको कहानी बताते हैं। इसमें मेरा किरदार जो है बिल्कुल उल्टा है। तारे ज़मीं पर में जो मेरा किरदार था निकुम सर का, वो बड़ा संवेदनशील और बहुत ही सेंसिटिव और किस्म का इंसान था। लेकिन इसमें जो मेरा किरदार है, उसका नाम है गुलशन, वो थोड़ा गुस्सा उसके नाक पे चढ़ा रहता है, काफी बदतमीज भी है, काफी झगड़े करते रहता है, हर आदमी से उसका झगड़ा हो जाता है। तो ही इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ निकुम सर। और उसमें जो टीचर था वो बच्चे को हेल्प करता है। इसमें मैं कोच हूँ, बास्केटबॉल का कोच हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बैंड बजाते हैं। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो। स्पोर्ट्स पर जहां तक मुझे याद है आपकी ये चौथी फिल्म है, और इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम इतने बड़े स्टार हैं जो स्पोर्ट्स को इस तरह से प्रमोट करते हो। इसके पहले दंगल और बाकी भी फिल्में हमने देख ली हैं, लेकिन जो पोस्टर सामने आया है उसमें लिखा हुआ है सबका अपना अपना नॉर्मल। इसके जरिए क्या संदेश दिए जाने की कोशिश है? दरअसल आपने पोस्टर में ये भी देखा होगा कि उसमें जो 10 किरदार हैं, दे आर पीपल विथ चैलेंजेस। उसमें डाउन सिंड्रोम भी हैं, ऑटिस्टिक भी हैं। तो फिल्म एसेंशियली ये कह रही है कि हमको अक्सर लगता है कि जब हम दूसरे इंसान को देखते हैं तो हमको लगता है शायद मैं नॉर्मल हूं, वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये फिल्म हमको बताती है कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। जी,
दिलचस्प होगा देखना और मुझे पता है कि बहुत ज्यादा अभी आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं जी। उस फिल्म के बारे में मैं क्योंकि चाहता हूं सबको कि आप लोग एंजॉय करें। मैं फिल्म के बारे में कम बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जाकर आप देखना लोग होगा। जी 3 साल के बाद बड़े पर्दे पर आपकी वापसी हो रही है। जी इस 3 या 4 साल हो गए हैं। इतना लंबा गैप क्यों रहा? दरअसल मेरी हर फिल्म में इतना ही गैप होता है 3 साल लगभग 3 साल लगते हैं मुझे हर फिल्म लाने में। तो आई थिंक गैप तो उतना ही है जितना 3 साल तक क्या करते हैं? एक ही फिल्म पे पूरा फोकस होता है या फिर कुछ और ऐसी चीजें हैं जो नहीं। आमिर खान खुद करना पसंद करते हैं? दरअसल ये मैंने पहले भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में मुझ में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। कोविड के दौरान जब हम सब अकेले बैठे थे तो मुझे एक सोचने का मौका मिला। 18 साल की उम्र से मैंने काम शुरू किया था और जब मैं कोविड की वजह से एक फोर्स्ड हम सबको काम रोकना पड़ा। तो जब मैं अकेले बैठ के सोच रहा था तो मुझे उस वक्त, लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बार बार ये बोल चुका हूं, शॉर्ट में बता देता हूं कि मुझे लगा कि एज अ मतलब इस पैशन में, सिनेमा के इस नशे में शायद कहीं मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को इतना वक्त नहीं दे पाया, इतनी अहमियत नहीं दे पाया। तो उसका मुझे बड़ा अफसोस भी है और बुरा भी लगा। तो मैंने अपनी काफ़ी लाइफ चेंज की है उसके बाद। तो अब मैं आमतौर पे 6 बजे के बाद फैमिली के साथ ही रहता हूँ, अम्मी के साथ, बच्चों के साथ। तो इसलिए शायद वक्त भी लगा होगा। आपके करियर के शुरुआती दिनों में हम सब जानते हैं कि बहुत सारी फिल्में आपकी ओर से की गई थी, एक साल में 2-2 3-3, लेकिन उसके बाद आपने काफी कम कर दिया और फिर जी। वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट का जो टैग था आप उसको हमेशा लेकर चलना चाहते थे कि जो भी हो परफेक्शन के साथ वो सामने आए। दरअसल मुझे लगता है कि हर आदमी यही कोशिश करता है। जो भी हम काम करते हैं हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा करें। अब ये टैग तो मैंने अपने आप को दिया नहीं है लेकिन अच्छा टैग है, आई एक्सेप्ट इट। अब यकीनन ये बहुत अच्छा टैग है और मुंबई में इस पर आपसे काफी लंबी चर्चा भी हो गई थी। इस वजह से आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण फिल्मों से जुड़े हुए सवालों पर मैं आऊं। मैंने जब रिसर्च की तो निकाला कि एक फिल्म को आप जब करने जा रहे थे तो उसमें परफेक्शन देने के लिए 12 दिनों तक आप नहाए नहीं। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ये सच है? ये सच है। ये एक्चुअली 2-3 दफा हुआ। एक तो मैं फिल्म कर रहा था राख, मेरी दूसरी फिल्म थी और उसमें ये सिचुएशन थी कि मैं घर छोड़ के रास्ते पे रहने लगता हूँ और तो वो दौरान मैंने नहाया नहीं। मैं वही उसी हुलिया में रहता था ताकि वो फील आए और आपको भी देख कर लगे कि हाँ ये वाकई सड़क पर आ गया। इसके अलावा एक फिल्म मैंने की थी गुलाम, जिसमें क्लाइमैक्स में बहुत लंबा एक्शन सीक्वेंस था और उसमें मैं बहुत पिटता हूं उस सीक्वेंस में। तो धीरे धीरे मेरी चोटें बढ़ने लगती हैं, मेरा खून बढ़ने लगता है, जो घाव लगे हैं मुझे। तो हर रोज अगर मैं शूटिंग के बाद घर जाके अगर मैं नहा लेता तो वो जो कंटिन्यूटी है मेरी पूरी वो बिखर जाती। हाँ। बाल में मट्टी है, कपड़े तो उस वक्त भी मैंने ये फैसला किया कि मैं ये 1 हफ्ता नहीं नहाऊंगा ताकि वो फील और लुक सेम रहे। हाँ। तो वो रियल में पिटना तो होता नहीं होगा ना, वो तो केवल स्क्रीन के लिए नहीं, वो हाँ, पिटते तो मेकअप रियल फुल में आप करके जी, जाते हो। नहीं, जब होता क्या है कि जब आप अगले दिन नहा के आते हैं तो एकदम फ्रेश लगते हैं, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। हाँ। आज के दौर का आमिर खान कौन है अगर मैं जानना चाहूं? जो युवा पीढ़ी है मुझे बॉलीवुड लगता है कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में, बहुत ही काबिल हैं और वो खुद मतलब उनको आमिर खान बनने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप में ही सही हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बल्कि जब मैं देखता हूं, जैसे आपने लापता लेडीज देखी होगी, उसमें स्पर्श लड़का है, इतना बेहतरीन काम किया है उसने। और उसने इससे पहले जमतारा में काम किया था, तो जमतारा शायद उसकी पहली सीरीज थी और पहला ही काम जो उसने किया इतना बेहतरीन किया है उसने। तो आई फील द यंगस्टर्स टुडे आर कमिंग आउट मच शार्पर, मच रिफाइंड, आई वुड से, एज एक्टर्स, जितना कि मैं था। मतलब आई हैड टू लर्न अ लॉट बिफोर आई कुड गेट बेटर। बिल्कुल। मुझ में इम्प्रूवमेंट जो आया उसको थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जो मैं आजकल के यंगस्टर्स देखता हूं वो बिल्कुल तैयार आते हैं, पहली फिल्म में एकदम वो चौके छक्के मारते हैं। हाँ, तुम उनको, आई डोंट थिंक दे नीड टू बी लाइक मी एट ऑल, दे आर डूइंग बेटर देन मी। अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी उनके पास हैं, वो मोबाइल उनके पास है, खुद से वो अपनी फिल्में कुछ शूट करके आगे पहुंचा देते हैं, एक्टिंग भी वो देख रहे हैं। इन सारी चीजों से क्या दायरा बढ़ा है?
एक्चुअली नहीं, मोबाइल से तो मुझे लगता है प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि हम लोग सब इतने खो जाते हैं अपने मोबाइल में। अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ना है, आप मोबाइल छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी आपके कंपटीटर्स इतने मोबाइल में बिजी हैं कि आप आगे निकल जाएंगे। बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा होगा। कौन अगर आगे बढ़ना चाहता है अपना मोबाइल छोड़ेगा? जरा हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, अच्छा, कई हैं हाथ उठ कुछ गए। लोग हैं हाँ। ये सही है। नहीं, मैं लेकिन ये फिर नहीं भी कहता बड़ी कि आबादी है जिसको मैं लत ये लग नहीं गई कहता है कि इसकी। छोड़ दें, मतलब जरूरी भी है, मतलब उसका सही इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। ताकि वो आपकी जिंदगी में आड़े ना बन जाए। मैं फिल्मों पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले 2047 की हम बात कर रहे हैं। एक विकसित राष्ट्र का सपना लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। सबकी गिलहरी जैसी भूमिका होगी, उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा। आमिर खान किस तरह से देख रहे हैं 2047 में आगे बढ़ते हुए भारत को? और कुछ अगर तब्दीली करना पड़े फिल्म इंडस्ट्री में, हाल ही में वेव जो मुंबई में कार्यक्रम हुआ था, उसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की थी, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन अभी बॉलीवुड को आगे ले जाने में है। क्या चीजें आप चाहते हैं कि उसमें तेजी से परिवर्तन आए ताकि ये इंडस्ट्री और ज्यादा आगे जा पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये मेरे 35 सालों में ये पहला मुझे अनुभव है कि किसी सरकार ने हमारे बारे में सोचा और एक इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। ना सिर्फ फिल्मों के लिए, लेकिन उसमें गेमिंग भी है, उसमें म्यूजिक भी है। एंटरटेनमेंट एक बड़ा टॉपिक है। तो ये बहुत ही खास बात है और इससे हमें पता चलता है कि सरकार जो है वो हमें सपोर्ट करना चाह रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ लाना चाह रही है इस सेक्टर में। और सरकार का ये मानना है कि हम वर्ल्ड लीडर्स बन सकते हैं इस क्षेत्र में। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है और इसमें 2 लेवल्स पे काम करने की जरूरत है। एक तो जो हम लोग पॉलिसीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सरकार के साथ बैठ के, वो एक राह है जिसमें हम काफी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। और दूसरी राह जो है वो हमारी अपनी है कि हम क्रिएटिवली कैसे और बेहतर बन पाएं, हमारी फिल्में बेहतर बने। तो वो एक इंटरनल काम है जो हम लोगों को करना है। और जो प्रैक्टिकल साइड है उसमें हमें उम्मीद है कि सरकार भी हमें मदद देगी ताकि हमारी इंडस्ट्री में जो तकलीफें हैं वो हमारे लिए वो दूर कर पाएं। सरकार से किस तरह की मदद चाहिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को? आई थिंक 2-3 चीजें तो मैं फौरन ही बोल सकता हूं। एक तो देखिए, हिंदुस्तान में बहुत कम थिएटर हैं और अगर आप कंपेयर करें यूएसए के साथ या चाइना के साथ, तो चाइना में करीब 90,000 थिएटर हैं, यूएसए में शायद 35,000 हैं, हिंदुस्तान में करीबन 10,000 हैं। और ये 10,000 बटे हुए हैं, आधे जो हैं वो साउथ के स्टेट्स में है और आधे बाकी देश में है। तो करीबन हिंदी फिल्म जैसे है उसके लिए करीबन 4 या 5,000 स्क्रीन्स आपको मिलते हैं। तो 5,000 स्क्रीन एक तरफ और 90,000 स्क्रीन एक तरफ, तो आप कैसे compete कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें इतना बड़ा देश है हमारा हिंदुस्तान, और इसमें हमें ज्यादा थिएटर्स की जरूरत है अगर हम इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ लाना चाहते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिंदुस्तान में जहां एक थिएटर भी नहीं है। तो ये एक बड़ी तब्दीली है जिससे बिजनेस बदल सकता है। इसके अलावा आई थिंक ये मेरे हिसाब से मेन चीज है जो हम चाहते हैं। अच्छा, जब आप थिएटर ज्यादा बना रहे हैं तो उसमें ट्रेडिशनली लाइसेंसेस बहुत लगते हैं, बड़ा मुश्किल है एक थिएटर बनाना। तो हमें उम्मीद है कि उसमें हमें एक आसानी होगी सरकार की तरफ से। और चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी एक खास इन्वेस्टमेंट होगा, जब आप इतने थिएटर बनाएंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो उसमें अगर सरकार उसमें भी मदद करे, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक टैक्स बेनिफिट मिले ताकि वो इस चीज में आगे बढ़ सकें, एक इनकरेजमेंट मिले। जी, आपके सेशन के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर यहां पर आने वाले हैं और हम आपकी ये जो आवाज है उन तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि जल्द से जल्द बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसको एक वक्त पर माना जाता था कि वो हॉलीवुड से तुलना अपने आप को करती है और उससे आगे जाएगी, मौजूदा वक्त में बॉलीवुड को दक्षिण भारत की फिल्में ही मात दे रही हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? क्या कहानियों का टोटा हो गया है, कमी हो गई है, इस वजह से बहुत अच्छी फिल्में नहीं आ रही हैं जैसा कि पहले के वक्त में हम सब देखा करते थे? इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी 2-3 वजह। एक तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हाँ, हम जो फिल्में बना रहे हैं हमको उसमें बेहतर फिल्में बनाने की जरूरत है, सबसे पहले मैं ये कहूंगा। लेकिन ये कभी-कभी एक साइकिल होता है कि जब आपकी फिल्में कुछ
एक दो सालों तक अच्छी नहीं आती, वो एक लोगों को एक सीखने का भी मौका मिलता है। आई थिंक हिंदी फिल्म डायरेक्टर्स एंड राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैव अ लॉट टू लर्न। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें बेहतर फिल्में बनानी है, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। जैसे देखिए, मैं आपसे अगर कहूं कि ये आप मुझसे खरीद लें 2 रुपए में, आमिर खान को 2 रुपए में नहीं कौन चलिए खरीदे? और कुछ में ग्लास खरीद लीजिए आप मुझसे, ये 10 रुपए में आप ग्लास ले लीजिए, और अगर आप नहीं लेंगी तो मैं 8 हफ्ते बाद आपके घर पे आके छोड़ दूंगा, तो क्या आप खरीदेंगी मुझसे ये? नहीं, नहीं लेंगी। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल है। हम लोगों को थिएटर में बुलाते हैं और अगर आप थिएटर में ना आए तो आपके घर पे आने वाली है फिल्म। तो ये बिजनेस मॉडल मुझे समझ में नहीं आता, और इसका मुझे लगता है कि गहरा असर हुआ है हमारी फिल्मों पे। लोगों ने थिएटर जाना छोड़ दिया है। उसकी और भी वजह है, क्योंकि कोविड में भी ये हुआ था कि हम सब अपने घरों में बंद थे। तो जाहिर है जब ये काफी अरसे तक हम लोग अपने घर में बंद थे, तो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, कई प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्में ओटीटी पे डालने लगे, और एज एन ऑडियंस भी हमें आदत पड़ गई कि हम घर पे बैठ के एंटरटेनमेंट देख सकते हैं। और वो आदत काफी लंबी चली, और फिर सिनेमा हॉल एक बार फिर खुले जब कोविड का जो असर है वो कम हुआ। लेकिन जब सिनेमा हॉल खुले तब भी हम इतने डरे हुए थे उस वक्त कि हम थिएटर में जाने में डरते थे, क्योंकि थिएटर में जाहिर है 200-300 लोग होंगे। तो आई थिंक कोविड से एक खास असर हुआ है हम पर। और ये मैं नॉर्थ साउथ दोनों की बात कर रहा हूँ। महंगा भी हो गया है थोड़ा जी। देखिए, जो लोग खर्च करके नहीं जाना चाहते हैं थिएटर्स में, मतलब ज्यादा बड़ी तादाद जो पहले देखने को मिलती थी। जी जी। तो एक तो ये है कि एक लोगों की आदत शायद बदल गई है। हम सब बदल गए हैं, और इसका भी असर हुआ है। इसके साथ साथ आई थिंक जैसे मैंने कहा, जब कोविड खत्म हुआ तो ओटीटी पे फिल्में बहुत जल्दी आने लगी, और उसका एक खास असर हुआ है आई थिंक इन जनरल इंडस्ट्री पर। कितना गैप होना चाहिए थिएटर में आने के बाद ओटीटी पर आने में? मेरे हिसाब से 6 महीने का तो होना चाहिए। 6 महीने का होना चाहिए। जी जी। वरना फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होगा अगर थिएटर के तुरंत बाद। मेरी समझ है, ये मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये मेरी सोच है कि हमें एक जो फिल्म मेकिंग में क्या है, जब आप फिल्म रिलीज करते हैं तो उसके अलग अलग पॉइंट्स पे आप उसको उस पे आप कमा सकते हैं। जैसे आप थिएटर में आते हैं तो आप वहाँ कमाते हैं, फिर आप पेपर व्यू पे आते हैं वहाँ कमाते हैं, फिर आप ओटीटी पे आते हैं, फाइनली आप फ्री टीवी पे आते हैं। एज ए क्रिएटिव पर्सन मैं चाहता हूँ कि हर इंसान हिंदुस्तान में मेरी फिल्म देख पाए और बगैर पैरिसी के देख पाए। तो जब सैटेलाइट पे आती है तो आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं होती। तो लिहाजा हर आदमी को मौका मिलना चाहिए कि वो जितनी फिल्में हिंदुस्तान में बन रही हैं अलग अलग भाषाओं में, वो हमें देखने को मिले। बिल्कुल। तो उसका एक तरीका होता है जो आई थिंक शायद हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप जैसे लोग जब इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन इसका दूर तलक असर देखने को मिलेगा, और आपकी बात एक हद तक सही भी है। 2047 के भारत। अच्छा, मैं ये क्लियर कर दूं कि मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म से कोई तकलीफ नहीं है। मैं खुद ओटीटी प्लेटफॉर्म कोई विवाद नहीं चाहिए। नहीं, मैं फैक्ट बात बोल रहा हूँ। आई थिंक ओटीटी ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है एंटरटेनमेंट बिजनेस को। बहुत सारे नए लोगों को मौका मिला है काम करने का। तो ओटीटी के अपने फायदे भी हैं और उसको हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ ओटीटी बुरा है, लेकिन अगर आप 1 हफ्ते में आ जाएंगे ओटीटी पे, या आप 4 हफ्ते में आ जाएंगे जो साउथ में होता है, या 8 हफ्ते में आ जाएंगे, तो उससे आपको तकलीफ होगी। नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। हम लोग भी इंतजार करते हैं कि अच्छा थिएटर में अगर नहीं देख पाए तो आने ही वाली है, फिर हम देख लेंगे नेटफ्लिक्स पे या अमेजॉन पे या कहीं पर भी। नहीं, तो ये सबकी मानसिकता है। ये बात बिल्कुल होता क्या है कि अगर आप तारीफ भी सुने किसी फिल्म की, तो आपके मन में ये बात है कि हाँ मैंने बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन ठीक है घर पे तो आ ही रह जाएगी, मैं देख लूंगा। पहले क्या होता था, आपके अंदर वो एक एक्साइटमेंट होता था कि अगर मैं नहीं देखूंगा तो मैं मिस कर लूंगा। और फिर 6 महीने बाद मैं ओटीटी पे देख पाऊंगा। उस वक्त 6 महीने का गैप होता था, और फिर 1 साल के बाद आप सैटेलाइट पे देख पाएंगे। तो वो सब चेंज हो चुका है। बहुत सारी बातें आपसे होनी अभी बाकी हैं, लेकिन चूंकि हम लोग दिल्ली में हैं, किसी भी पॉलिटिकल
चेहरे को लेकर आपने फिल्म नहीं की है। आपको दंगल में हमने एक अलग रूप में देखा है, आपको सरफरोश में ऑफिसर के रूप में देखा है, बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग रूप में आमिर खान हमारे सामने हैं, लेकिन कभी भी किसी नेता का किरदार आमिर खान ने नहीं निभाया है। इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि पिछले 35-36 सालों का आपका इतना लंबा अनुभव है फिल्म इंडस्ट्री का, और अलग अलग सरकारों का दौर भी आपने देखा है, क्या वजह रही? कोई खास वजह नहीं है, मुझे कोई ऑफर नहीं आई फिल्म अभी तक जिसमें कि मैं पॉलिटिशियन का रोल करूं, तो वही वही बात है बस। कोई ऑफर नहीं आई है? नहीं, हाँ, अभी तक तो मुझे कोई ऑफर नहीं आई है जी। और अगर ऑफर आए तो किसका रोल करना पसंद करेंगे आप? वो तो डिपेंड होता है स्क्रिप्ट पर, कहानी अच्छी है कैसी है उस पर डिपेंड होगा। तो ये ऐसा कहना मुश्किल है। मैं जब तक कहानी मेरे सामने नहीं आती मैं आगे नहीं बढ़ पाता जी। महाभारत को लेकर आपकी ये चाह है, क्या उस पर कोई काम हुआ? क्योंकि जब 4 महीने पहले भी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि नहीं, मैं महाभारत को बड़े पर्दे पर उतारना चाहता हूं, तो आमिर खान ने क्या कदम बढ़ाए हैं उसे लेकर? ये मेरा सपना है कि मैं बना पाऊं महाभारत। अब वो लेकिन बहुत मुश्किल सपना है वो। देखिए, महाभारत विल नेवर लेट यू डाउन, बट यू माइट लेट महाभारत डाउन। तो वो बहुत ही सोच समझ के मैं कदम उठा रहा हूं, और मेरी ये सोच है कि एक दफा मेरी फिल्म रिलीज हो जाए, क्योंकि 20 जून तक मैं बहुत मसरूफ रहूंगा। बिल्कुल। जैसी फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद मैं काम शुरू कर सकता हूं महाभारत पे। लेकिन आपका ये सपना है कि इसको पूरा करना है? जी, कोशिश तो है, अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं कुछ बड़ी चीजें बोलना नहीं चाह रहा हूं। हाँ, महाभारत में कौन सा किरदार होगा जो आमिर खान निभाना चाहते हैं? एक्चुअली मुझे कृष्णा का किरदार बहुत ही प्रभावित करता है। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिज, सो दैट इज द रोल आई लव। या जिसमें कृष्ण भगवान कहते भी हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की हानि होगी मैं प्रकट होऊंगा। इसके पहले कि मैं सिनेमा पे आऊं, हाल ही में हम सब ने देखा था कि आपकी एक फिल्म जो 1995 में आई थी और उसको दोबारा से रिलीज किया गया, लेकिन आप उसमें नहीं पहुंचे पहलगाम में अटैक के बाद। जी, वो अंदाज़ अपना की बात कर रही है। हाँ, वो मुझे बहुत जो खबर मिली थी उस वक्त, हम लोग, जाहिर है हम सब बहुत ही शॉक्ड और उदास हो गए, गुस्सा भी आया। तो मैं उस मन में नहीं था कि मैं अभी प्रीमियर में जाऊं या कहीं बाहर जाऊं जी। तो इस वजह से फिर आप नहीं गए। पहलगाम में आतंकी हमले की खबर जब आपने सुनी, इसके पहले मुंबई में आतंकी हमला जो आम लोगों पर किया गया था, उसके बाद यहाँ पर, तो जेहन में क्या आता है? बहुत दुख होता है। देखिए, ये इनोसेंट्स पे आप गोली चला रहे हैं, आप मतलब सोच क्या रहे हैं? तो मुझे बहुत दुख होता है जब हम ऐसी खबर पढ़ते हैं, और गुस्सा भी आता है। और मुझे भरोसा है कि जो हमारी सरकार है वो सही कदम उठाएगी इसको हैंडल करने में। हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी और जो उनकी सरकार है वो इसका सही कदम उठाएगी। सही कदम उठाएगी मतलब आतंकवादियों को घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा? देखिए, ये हमको मोदी जी पे छोड़ देना चाहिए, ये हमें सरकार पे छोड़ देना चाहिए। हम आई डोंट थिंक ही नीड्स आवर एडवाइस। सरकार जो है वो खुद अपने डिसीजंस लेगी और सही लेगी। कई बार सरकार जन भावनाओं को ध्यान में रखकर भी कदम लेती है, तो आमिर खान की भावना क्या है उसको लेकर? देखिए, हम सबकी भावना ये है कि हमें जस्टिस चाहिए, और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो, तो उसके लिए कदम उठाए जाएं। तो मुझे यकीन है कि सरकार ऐसे सारे कदम उठाएगी जो जहां हमें जस्टिस मिले। जिन्होंने ये गलत काम किया है, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, एंड आई थिंक दैट इज द विश ऑफ एवरी इंडियन। बिल्कुल। आर्टिकल 370 हटने के बाद आप कश्मीर भी गए थे, वहां पर बहुत चेंजेस आए हैं, बड़ी तादाद में पर्यटक जा रहे थे, और फिर उनको टारगेट करके वहां के लोगों की जीवन शैली को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है। जब आप कश्मीर में गए थे तो फिर किस तरह का बदलाव दिखा था? जब मैं कश्मीर गया था तो चीजें काफी शांत लग रही थी मुझे। मुझे 4 साल हो गए शायद, 4 साल हो गए। कोविड का जो लॉकडाउन खुला था, तब हम गए थे, लद्दाख गए थे पहले शूटिंग के लिए, और फिर वहां से हम श्रीनगर आए थे और वहां भी हमने शूटिंग की। तो
चूंकि कोविड का भी समय था तो थोड़ा इतना खुला नहीं था, बिकॉज इट वाज जस्ट आफ्टर कोविड, बट ऐसे लग रहा था कि हम लोग नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं जी। तो कश्मीर को देखकर ये बात भी ज़हन में आई होगी कि वहां पर जाके फिल्मों की शूटिंग की जाए, अलग अलग लोकेशन वहां पे फिल्मों की शूटिंग को शुरू भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये आ गया। तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, इस वजह से कुछ चीजें उन पर छोड़ देनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है आतंकवाद को हम लेकर। ये बहुत ही सेंसिटिव चीजें होती हैं। तो जितना आई थिंक हम सरकार पे छोड़ दें, वो करेक्ट डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे हम भी बढ़ते हैं और अब मेरा ये सवाल है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या कहानियों को लेकर भी अभी एक संकट की परिस्थिति है? मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, किताबों के आप बहुत शौकीन हैं, फिल्मों से ज्यादा मुझे लगता है कि आप किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद करते मुझे हैं समय पढ़ने का देकर। बहुत शौक है जी। देखिए, कहानियां तो हिंदुस्तान में अनगिनत हैं। हमारे पुरानाज में आप देखिए, भगवत पुराना, तो वी हैव मतलब जितनी कहानियां भारत के पास हैं, वो मुझे नहीं लगता और किसी देश में है। बिल्कुल। तो कहानियों की कमी नहीं है। आई थिंक हमारे नजरिए में शायद बदलाव की जरूरत है एज फिल्म मेकर्स। कहीं ना कहीं हिंदी फिल्में काफी हद तक कनेक्ट नहीं कर रही हैं लोगों के साथ, क्या वजह और है? उस बुरी फिल्में बना रहे हैं, और क्या। मतलब इसकी कोई वजह और नहीं हो सकती। बुरी फिल्में कौन बना रहा है? हम सब, मतलब मैं किसी एक को नहीं ब्लेम करूंगा, हम सब को जो है इम्प्रूव करना चाहिए। मेरी आखिर पिछली फिल्म वो भी नहीं चली थी, लाल सिंह चड्ढा। तो वो कैसे लगा था कि बुरी फिल्में इस वजह से नहीं चली? हाँ, मुझे लगा था और कि हम, जिसके लिए आप बहुत रोए भी थे कि ये फिल्म क्यों नहीं जी, चली? मेरा हमेशा मानना है कि एक अच्छी फिल्म को कोई रोक नहीं सकता और एक बुरी फिल्म को कोई चला नहीं सकता। तो आप कितना भी जोर लगा दीजिए, तो अगर फिल्म नहीं चली है तो उससे मुझे सीखना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि नहीं नहीं यार, बड़ी अच्छी फिल्म थी, ऑडियंस को समझ में नहीं आई। लेकिन वो सब कहने की बातें हैं। फैक्ट ये है कि लोग चाहते हैं कि वो मनोरंजन उनको मिले, और वो चाहते हैं कि वो फिल्में देखें, उनको मजा आए। तो जाहिर है मेरे काम में कुछ कमी होगी जिसकी वजह से वो फिल्म नहीं चली, और जब ऐसा होता है तो जाहिर है मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन जब आप नाकामयाब होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मौका भी है आपके लिए सीखने का और अपने आप में सुधार लाने का। बिल्कुल। और यकीनन गलतियों से ही हम सब सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद यह है कि ये जो सितारे ज़मीन पर अभी आने वाली है, वो फिल्म आपके तमाम रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में हम सब ये जानते हैं, पहले एक ज़माना, अगर मैं क़यामत से क़यामत तक अंदाज अपना आप ही की फिल्मों की बात करूं, तो उस समय सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, इसकी बात होती थी कि कौन सी फिल्म कितने लंबे समय तक चलती है। लेकिन अभी 100 करोड़ का कारोबार, कौन सी फिल्म 200 करोड़ का, 500, अब तो 600,000 करोड़ का भी कारोबार। तो इसके आधार पर फिल्मों का हिट होना, इसको फॉर्मूला मान लिया गया है। क्या ये सही है इंडस्ट्री के लिए? आपकी भी कई फिल्में रहीं जो 100 करोड़, 200, 300 करोड़ की क्लब में शामिल थी। जी नहीं, आपका सवाल मैं समझा नहीं। मतलब अगर जब तक फाइनेंशियली हाँ। बड़ा धंधा नहीं होगा उसको हम हिट नहीं मानते, आप ये हाँ, पूछ रहे हैं। बिल्कुल। पर वो तो जाहिर है ना, जब आपकी फिल्म कम कमाएगी तो जाहिर है आप लोगों को पसंद नहीं आई है। तो द बॉक्स ऑफिस जो है वो एक जरिया है मेजर करने का कि ऑडियंस को कितनी फिल्म अच्छी लगी। इट इज नॉट द ओनली यार्डस्टिक, बट इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक्स जो आपको बताती है कि आपकी फिल्म कितनी पसंद की गई और कितनी नहीं। क्योंकि बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं कि बहुत 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली जाती हैं, लेकिन बाद में फिल्म देखकर आने के बाद लगता है कि भाई मतलब क्यों ऐसी फिल्म बनाई थी। कई बार ऐसा हुआ, लोगों का भी इस तरह का रिस्पांस मिलता है। लेकिन आपके बारे में ये भी चर्चा है कि फिल्मों को लेकर आप फीस बाद में लेते हैं, हिट हो जाने के बाद। ये पूरी कहानी क्या है? दरअसल मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा, देखिए मैं आपको एक्चुअली बताता हूं, जो सबसे पुराना तरीका था परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का कमाने का। हाँ। तो पहले तो थिएटर वेटर नहीं थे, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं। तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं और फिर अपनी टोपी निकाल के घूमते हैं कि जिसको जितना डालना है टोपी में वो डाल दे। बिल्कुल। आपको उनका काम अच्छा लगा, करतब अच्छा लगा तो आप पैसे डालेंगे, नहीं अच्छा लगा तो आप घूम के चले जाएंगे। तो ये सबसे पुराना तरीका है कमाने का फॉर अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो मैं उसी को फॉलो करता हूं। जब मेरी फिल्म आती है तो मैं फिल्म के दौरान में प्रोड्यूसर से पैसे नहीं लेता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब फिल्म चलेगी तब मुझे कमाना चाहिए। मेरा काम अगर अच्छा होगा तो मैं कमाऊंगा, अगर मेरा काम लोगों को पसंद आएगा तो मैं कमाऊंगा, और अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं कमाऊंगा, और मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
कौन कौन सी फिल्में ऐसी रहीं जिसको लेकर फिर आपने बाद में अपनी पेमेंट नहीं ली थी? ये नहीं, पेमेंट तो मैं लेते ही नहीं हूं ना, वो पेमेंट मेरा प्रॉफिट में से आता है। तो अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो मुझे पेमेंट नहीं मिलती है। जैसे कि लाल सिंह चड्ढा। 1 रुपए कुछ भी नहीं लिया था जी आपने? नहीं, जी नहीं, जी नहीं। तो पछतावा भी होता है कि इस बिल्कुल तरह के नहीं। नियम क्यों बना लिए नहीं, मैंने खुद बिल्कुल के नहीं, लिए? बिल्कुल सही नहीं है। मैं ये, अगर मेरी फिल्म नाकामयाब हुई है तो मुझे ही उसका जिम्मेदारी मुझे ही लेनी चाहिए उसकी। मैं और किसी को जिम्मेदारी क्यों दूं? ये मेरी सोच है कि लेकिन अगर क्या ये एक गलत परंपरा की शुरुआत नहीं है? फिर गलत आपका उदाहरण देकर नहीं, बाकी नहीं, एक्टर को बल भी कहा जाएगा कि फिल्म फ्लॉप हो गई, अब पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं। हर आदमी अपनी तरीके से काम करता है और हर आदमी की अपनी सोच होती है, हर आदमी की अपनी थिंकिंग होती है। मैं जब काम करता हूं, मेरे सामने ये नहीं होता कि यार मैं 60 दिन काम कर रहा हूं तो मुझे आप इतने पैसे दे दें, ये मेरे दिन के आप इतने पैसे दे दें। मेरी सोच ही नहीं है। कुछ लोगों की सोच है, वो बड़े प्रोफेशनली काम करते हैं कि भाई मैं इतने दिन आ रहा हूं, आप इतने पैसे मुझे दे दें, फिल्म चले ना चले हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी गलत सोच नहीं है। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरी अपनी सोच ये है। मुझे लगता है कि मुझे जिम्मेदारी लेनी है। जब ऑडियंस मेरे नाम पे अंदर आती है तो फिर मुझे ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए और किसी को नहीं। यकीनन वो जिम्मेदारी आप लेते भी हैं और कई बार उसकी सराहना होती है, तो आपके साथ वाले कई बार मैं नहीं सोचते चाहता भी हूं कि होंगे मैं क्रिएटिवली अपना काम करते रहूं और उसका जो भरपा है वो भरपाना है जो वो प्रोड्यूसर करे। कोई और भरे। बिल्कुल। मेरी क्रिएटिव जो इंस्टिंक्ट्स है, आई मस्ट पुट माई मनी वे माई माउथ इज, ठीक है। जो अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, कि अगर मैं वाकई उसमें यकीन करता हूं तो फिर मुझे उसके साथ डटे रहना चाहिए। बिल्कुल। अभी आमिर खान कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? आपने कहा कि किताब पढ़ने का शौकीन हूं, कौन सी किताबें? इस वक्त मैं किशोर कुमार जी की बायोग्राफी पढ़ रहा हूं। किशोर कुमार जी जी, की। जी, जी, जी। तो आपको बनानी भी है उस पे? देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ उनकी किताब पढ़ रहा हूं और उनके बारे में जान रहा हूं। मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं किशोर दा का। मुझे मेरे समझ से उनसे बेहतर कोई सिंगर आया नहीं हिंदुस्तान में। ही इज एन अमेजिंग सिंगर, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मैं किसी और को कम नहीं कह रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आए हैं हिंदुस्तान में, लेकिन फॉर मी पर्सनली किशोर दा इज द नंबर 1। आपने 4 से 5 फिल्मों में अपनी आवाज भी दी है, आपने गाने गाए हैं। नहीं, 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 मैंने एक ही फिल्म में गाना गाया, गुलाम में, बस। आतिक खंडाला जी। और मैंने आवाज दी है, जैसे कि रंग दे बसंती में एक पीस था जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया था। तो हमारे दर्शक कह रहे हैं कि आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे यहाँ से? अरे नहीं, नहीं। मैं गाने लगूंगा, आप सब लोग निकल जाएंगे बाहर। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं। सभी अपने अपने हिसाब से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं 2047 में हिंदुस्तान का क्या स्वरूप रहने वाला है? पता नहीं मुझे। बहुत आगे की बात है। मैं तो आज के दिन में ही रहता हूं। कल का सोच लूं तो बहुत बड़ी बात है। सच्ची। लेकिन फिल्में तो बहुत सोच समझ के आपकी ओर से की जाती हैं। हाँ। 3-3, 4-4 साल का गैप लेने के बाद। नहीं, गैप नहीं लेता हूं मैं मेरा काम लगातार चलता रहता है। वो रिलीज होती है 3 साल के बाद, 2 साल के बाद। लेकिन मैं आई लाइक टू बी इन द प्रेजेंट। फ्यूचर में क्या होगा हम में से किसको क्या पता है। एक मुहावरा है अंग्रेजी का, व्हेन यू वांट टू मेक गॉड लाफ टेल हिम योर प्लान्स। तो वो प्लान्स उन पे ही छोड़ दें, हम अपना काम करें। वैसे तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जल्दी जल्दी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेती हूं। आपकी ही फिल्मों का मैं नाम लूंगी, लेकिन उसके हिसाब से आपको बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस को बताना होगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है। अगर मैं यादों की बारात से शुरू कर लेती हूं, चाइल्ड आर्टिस्ट, किसका जहन में आता है यादों की बारात में? किसका एक चेहरा धर्म जी का। धर्म जी का, हाँ। ठीक है। कयामत से कयामत तक? जूही। दिल? माधुरी। राजा हिंदुस्तानी? राजा हिंदुस्तानी। करिश्मा और मैं, हम दोनों, आई सपोज, ये दोनों उस चेहरे फिल्म को आते हैं। मैंने कई बार देखी थी। सरफरोश? सरफरोश में चेहरा तो अपना सोनाली? नहीं, उसमें 2 चेहरे मेरे सामने आते हैं। एक तो मुकेश ऋषि, जिन्होंने इंस्पेक्टर सलीम का रोल किया था। हाँ। और जो मेरा किरदार है, आपका खुद का हाँ। किरदार। फना? फना में काजोल, आई थिंक। हाँ, जिनको बहुत सारे शेर आपने सुनाए हैं। रंग दे बसंती? रंग दे बसंती में कोई एक चेहरा सामने नहीं आता है। हम सब 3-4 एक्टर साथ में थे, तो एक ग्रुप ही था वो। दिल चाहता है?
दिल चाहता मैं भी मैं वही कहूंगा, हम तीनों की फिल्म है, सैफ, अक्षय और मेरी। जब आप पलट के देखते हैं तो खुद की कौन सी एक वो फिल्म है जिस पर सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति होती है? ये एक्चुअली बड़ा मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कई फिल्में की हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो ये मैं समझ, मतलब लगान भी बहुत करीब है, दंगल बहुत करीब है मेरे दिल के। लेकिन अगर मुझे एक फिल्म चुननी है तो मैं तारे ज़मीं पर कहूंगा। और उसकी वजह यह है कि वो एक फिल्म थी जिसका बहुत ही गहरा असर हुआ हमारे समाज पर, और देश भर में पेरेंट्स को और बच्चों को मतलब उनकी एक तरह से पेरेंट्स सेंसिटाइज हो गए कि हमारे बच्चों को किस तरह हमें परवरिश देनी चाहिए। और वो एक फिल्म थी जिसका बहुत ही गहरा असर हुआ बच्चों पर, पेरेंटिंग पर और पेरेंट्स पर, इसलिए मैं उसका नाम लूंगा। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो भारत का भविष्य है, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर बैठे हुए हैं, जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है? खुद आमिर खान के लिए इनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं सलाह देता नहीं हूं। आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है वो हमसे 10 कदम आगे है, और शायद ये हर जनरेशन के साथ होता है, बिकॉज हर जनरेशन को पिछली जनरेशन की नॉलेज का फायदा होता है। तो आई डोंट थिंक द न्यू जनरेशन नीड्स एनी एडवाइस फॉर मी। आपकी फिटनेस को लेकर अक्सर चर्चा होती है, खूब अरे सुर्खियां नहीं, बनती मैं हैं। बहुत अनफिट हूं। मैं इतना लेजी हूं, मैं कभी वर्कआउट नहीं करता। जब तक फिल्म का डिमांड नहीं आए कि भाई मुझे इस किस्म की शरीर बनाना है मुझे, तब तक मैं ज्यादातर आराम ही करता हूं। क्योंकि 3 इडियट में आप बिल्कुल यंग स्टूडेंट हो जाते जी। हैं, और दंगल में हमने देखा है एक 4-4 बेटियों के पिता का किरदार निभाते हैं। जी। तो फिल्मों के हिसाब से आप अपनी बॉडी को ढालते रहते हैं। जी, वो कोई कोशिश रहती है, एक कलाकार की वही कोशिश रहती है कि हम जो किरदार हम आपके सामने लाएं, आपको लगे कि भाई वही आपके सामने है, और मतलब आप मुझे भूल जाएं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मुझे मिलते हैं, मेरे फैंस, और मुझे किरदार के नाम से बुलाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आगे आने वाले वक्त में कौन सा सपना है जिसको आमिर खान पूरा करना चाहते हैं, और कौन सा सपना ऐसा रहा जो अभी तक अधूरा रह गया है और मन में उसको लेकर मलाल भी है? देखिए, एक सपने की तो बात हमने थोड़ी देर पहले कर ली थी, महाभारत की। हाँ, तो मैं उसी का नाम दोबारा लूंगा कि वो मेरा एक सपना है जो पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। लेकिन भले मैं बनाऊं या कोई और बनाए, ये एक हम चाहेंगे कि हम भारत में ये फिल्म बने और हम दुनिया भर को दिखाएं कि हमारे पास क्या है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जरूर बनाएं, और यकीनन उससे दर्शकों को मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि इसके पहले महाभारत जब हमने छोटे पर्दे पर देखी थी, उसके बाद कोई ऐसी फिल्म या कोई भी ऐसा सीरियल आया नहीं। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपकी ये आगे आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर सुपर डुपर हिट हो। एबीपी न्यूज के इस मंच पर आए, बहुत शुक्रिया आपका आमिर खान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आमिर। जो भी आमिर मूवी बनाते हैं वो एक्चुअली मूवमेंट में तब्दील हो जाती है। वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम सितारे जमीन पर। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर आमिर, एंड डू स्टे ऑन एज आई इनवाइट ऑन स्टेज आवर CEO Sumanta Datta. Please join us on stage, and Aditya Barasia, the MD of Barasia Advertising, to present Amir Khan with a memento from the ABP network. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the wonderful Amir Khan, a once-in-a-generation talent for sure. Decade after decade after decade, he's regaled us with his art, with his stories, and we can't wait for what's yet to come from him. बहुत बहुत धन्यवाद आमिर. Thank you everyone. Thank you Chitra.